हरियापुर गांव में शांति और राजेश नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वो काफी गरीब थे। वो अपना घर चलाने के लिए मजदूरी किया करते। एक दिन की बात है, जब वो मजदूरी कर रहे थे तब उसकी पत्नी शांति अपने पति राजेश से कहती है, सुनो जी, आज तो बहुत देर हो गई है काम करते करते, घर नहीं चलना क्या आपको? हाँ शांति, तुम सही कह रही हो, आज काम करते करते समय का पता ही नहीं चला। चलो घर चलते हैं, घर पर माँ और हमारी बेटी पिंकी हमारा इंतजार कर रही होगी। फिर वो दोनों अपना काम खत्म कर और सामान वहीं पर रखकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ का ठेकेदार वहाँ आ जाता है और उनसे कहता है, कहाँ चली सवारी? और वो मालिक 6 बज गए हैं, इसलिए हम लोग अपने घर जा रहे हैं। अभी तक कोई मजदूर नहीं उठा अपनी जगह पर से, और तुम अपना काम छोड़कर सबसे पहले जा रहे हो। चुपचाप जाकर काम करो। लेकिन मालिक, हमारे काम करने का समय तो केवल शाम के 6 बजे तक ही है, तो फिर हम घर क्यों नहीं जा सकते? तुम लोग मजदूर हो, कोई सरकारी ऑफिस के कर्मचारी नहीं जो 6 बजते से ही निकल जाओगे। चुपचाप से काम करो, समझे? ठेकेदार की बात सुन शांति और राजेश वापस से अपने काम में लग जाते हैं। वो देर रात 10 बजे तक काम करके अपने घर लौटते हैं। घर पहुंचते हैं तब उनकी बेटी पिंकी उनसे कहती है, माँ बाबा आप आ गए? आज आपने आने में इतनी लेट कैसे कर दी? आपको पता है दादी की आज थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, उनकी दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी है। फिर शांति अपने पति राजेश से कहती है, सुनिए जी, माँ जी की दवाई पिछले 1 हफ्ते से खत्म हो रखी है, आप सरकारी अस्पताल से माँ जी की दवाई ले आइए। शांति, तुम तो जानती हो उस अस्पताल की दवाई कितनी बेकार होती है, किसी काम की नहीं होती। मैं क्या करूं? भगवान ने मुझे इस काबिल भी नहीं बनाया कि मैं अपनी माँ का सही से इलाज करवा सकूं। आप परेशान मत होइए, देखना एक दिन माँ जी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। फिर जैसे ही शांति रोटी बनाने के लिए किचन में जाती है, तभी वो देखती है कि रसोई में आटा तो है ही नहीं, सिर्फ इतना आटा था कि जिससे 1 या 2 रोटी बन सके। फिर वो अपने आप से कहती है, ये क्या, इसमें तो 1-2 रोटी का ही आटा है। फिर शांति आटे में कुछ मिलाकर रोटियां तैयार करती है। फिर कुछ देर बाद जब वो रोटी अपनी बेटी और अपनी सास को देती है, तब उसकी बेटी कहती है, ये क्या माँ, आज फिर से दाल बनाई है? माँ, हम कितने दिनों से दाल खाए जा रहे हैं। बेटा, तू तो घर के हालात जानती है ना, कुछ दिन दाल खा ले, उसके बाद तू जो चाहे वो खा लेना। माँ चलो ये तो ठीक है, पर आपको पता है मेरी उम्र की सारी लड़कियां स्कूल जाती है, स्कूल की नई नई वर्दी पहनती है और पढ़ाई भी करती है। मैं भी उनकी तरह स्कूल जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ। हाँ मेरी बिटिया एक दिन ज़रूर पढ़ाई करेगी और पढ़ लिख कर बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी। शांति के घर में इतनी गरीबी थी कि ना तो वो माँ का इलाज करवा पा रहे थे और ना ही अपनी बेटी को पिछले 10 साल से स्कूल भेज पा रहे थे, और ना ही 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पा रहे थे। वो सभी एक बस्ती में रहकर अपना मुंह छुपाकर रहा करते थे। एक दिन शांति अपने घर के बाहर झाड़ू मार रही होती है, तभी उसका पति आलू पूरी का भंडारा लेकर आ रहा होता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये देखो शांति, मैं क्या लेकर आया हूँ। मेरे हाथ में क्या है? यही पास के मंदिर में आलू पूरी का भंडारा हो रहा था, तो देखो मैं हम सब के लिए आलू पूरी लेकर आया हूँ। आज कितने दिनों के बाद हम कुछ अच्छा खाएंगे। अपने पति की ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आलू पूरी लेकर अपने पति के साथ घर के अंदर पहुंचती है। जैसे ही घर के अंदर पहुंचती है, तभी उसके दरवाजे के बाहर एक गाय आ जाती है और फिर वो दोनों वापस वैसे के वैसे ही बाहर आ जाते हैं। देखिए ना, ये कितनी सुंदर गाय है और हमारे घर के बाहर इतनी जोर से चिल्ला रही है, लगता है इसे भूख लगी है। लेकिन हम इस गाय को क्या खिलाएंगे? राजेश की बात सुन शांति आलू पूरी में से अपने हिस्से की 2 पूरी निकालकर गाय को खिलाने लगती है। मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं इस गाय को अपने दरवाजे से भूखा जाने दूं और इसे यहाँ से जाने भी दूं। क्या हम इसे अपने पास पाल सकते हैं? अरे भाग्यवान, कैसी बात कर रही हो? यहाँ हमारे खाने के लिए तो इंतजाम हो नहीं पाता, हम इस गाय को रोज क्या खिलाएंगे? मैं जानती हूँ जी, पर कोई नहीं, मैं इसे अपने हिस्से की रोटी दे दिया करूँगी, पर कभी भूखा नहीं रखूँगी। शांति का गाय के लिए इतना प्यार देख उसका पति राजेश उसे मना नहीं कर पाता। इसके बाद शांति उस गाय को पाल लेती है
और अब वो गाय भी शांति के परिवार का हिस्सा बनकर उनके साथ रहने लगती है। शांति उस गाय का नाम प्यार से माला रखती है। एक दिन शांति अपने हिस्से की रोटी गाय को देने जा रही होती है। तभी उसकी बेटी उसको रोकते हुए कहती है, माँ, तुम ये अपने हिस्से की रोटी किसको देने जा रही हो? कहीं नहीं बेटा, माला को खिलाने के लिए। माँ, वो तो ठीक है, पर तुमने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था और आज दिन की रोटी भी तुम माला को देने जा रही हो। बेटा, बस सिर्फ एक वो गाय नहीं है, बल्कि हमारी गाय माता भी है और गौ माता को रोटी खिलाना पुण्य का काम होता है। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और माला को रोटी खिलाती है। वो खुद भूखी रह रही थी, लेकिन कभी अपनी गाय को भूखा नहीं रखा। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है। तभी एक दिन राजेश एक आदमी से कह रहा होता है, मालिक, मैं अपनी छोटी सी बच्ची और अपनी बुढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाऊँगा? इस घर के अलावा हम कहाँ रहेंगे? हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन ये सरकार का ऑर्डर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमें जल्द से जल्द इस पूरी बस्ती को यहाँ से खाली करना होगा। अगर आप लोगों ने खुद ये बस्ती खाली नहीं की तो हमें जबरदस्ती ये बस्ती खाली करनी होगी। सिर्फ कुछ ही दिनों में सरकारी दफ्तर वाले सारी बस्ती जबरदस्ती खाली करवा लेते हैं। शांति का पूरा परिवार अब बेघर हो जाता है। राजेश अपनी बुढ़ी माँ को गोद में उठाकर चलने लगता है और शांति अपनी बेटी का हाथ पकड़कर चलती है। माँ, अब हम क्या ऐसे ही सड़कों पर घूमेंगे? हमारा कोई घर नहीं है। बेटा, भगवान ने हमारी किस्मत में कितने दुख लिखे हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं भी देखती हूँ भगवान हमारी और कितनी परीक्षा लेता है। किस्मत और गरीबी का मारा पूरा परिवार एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठ जाता है और भूखे प्यासे उस पेड़ के नीचे अपनी रात गुजारता है। अगली सुबह, अब हम लोग क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। उससे ज़्यादा फिक्र मुझे पिंकी और माझी की हो रही है। शांति, यहीं पास में एक खेत है, वहाँ काफ़ी सारे घास फूस है। मैं सोच रहा था जंगल से कुछ लकड़ी इकट्ठा करके वहाँ घास फूस लाकर एक झोपड़ी बना लेते हैं। कम से कम सिर ढकने को एक छत तो होगी। तुम सही कह रहे हो जी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर दोनों जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने लगते हैं और साथ ही खेत से भूसा भी लेकर आते हैं और फिर कुछ ही देर में उन दोनों की मदद से एक झोपड़ी तैयार करते हैं और अपनी गाय माला के लिए भी लकड़ी और घास फूस से उसके लिए रहने के लिए जगह तैयार कर देते हैं। उसके बाद वो सभी अब उस झोपड़ी में जाते हैं और वो भूखे प्यासे ही सो जाते हैं। अगले दिन शांति अपने पति से, सुनिए जी, सुबह सुबह अपनी गाय माला कहाँ चली गई? मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ, कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। अरे, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? वो पास में ढेर सारे खेत है ना, वहीं घास खाने गई होगी। माँ, आप तो जानती हो ना, माला को हरी हरी घास कितनी पसंद है, वहीं गई होगी, और कहाँ जाएगी? अपनी बेटी पिंकी और पति राजेश की बात सुन शांति थोड़ा शांत होती है। माँ, बहुत जोर की भूख लगी है, 2 दिन हो गए कुछ खाया नहीं है। अब तो भूख के मारे पेट में भी दर्द होने लगा है। बेटा, दर्द तो हम सबके पेट में है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मालिक समय से पहले पैसे देंगे नहीं और हमारे पास खाने के लिए कुछ आएगा नहीं। शांति इतना बोलती है कि तभी उसके घर में रोशनी चमकती है और देखते ही देखते वहाँ खाना प्रकट हो जाता है, जिसे देख वो सभी लोग चौंक जाते हैं। हे भगवान, ये इतना सारा खाना एकदम से हमारे यहाँ कैसे आया? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये सब कैसे हुआ? ये कोई चमत्कार से कम नहीं। माँ बाबा, अगर जादू से हुआ और अगर ये चमत्कार है तो मुझे जादू से पढ़ने के लिए किताबें भी तो मिल सकती है ना? पिंकी के इतना कहते ही वहाँ ढेर सारी किताबें प्रकट हो जाती है, जिसे देख सभी लोग काफी खुश होते हैं और साथ में काफी हैरान भी थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, उससे पहले ही वहाँ उनकी गाय माला आ जाती है। ये क्या माला, कहाँ चली गई थी? तुझे पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी? शांति की इतनी बात सुनते ही वो गाय एक गाय माता में बदल जाती है। मैं गाय माता हूँ शांति। गाय का रूप लेकर मैं धरती लोक पर भटक रही थी। किसी भी मनुष्य ने मुझे एक रोटी तक ना दी।
लेकिन तुमने मेरी सहायता की और मुझे रोटी के साथ साथ रहने को जगह भी दी। तुमने हमेशा मुझे अपने हिस्से का भोजन कराया, अपने बच्चों की तरह मुझे रखा। इसलिए वरदान के रूप में मैंने तुम्हारी झोपड़ी को जादुई झोपड़ी में के भेस में बदल दिया है। अब तुम जो चाहो इस झोपड़ी से मांग सकते हो। गाय माता की बात सुन वो सभी लोग काफी खुश होते हैं और तभी वहां से गाय माता भी गायब हो जाती है। हे जादू झोपड़ी, न जाने हम कितने समय से ये पुराने फटे कपड़े पहन रहे हैं। हमारी मदद करो और हमारे परिवार को नए कपड़े दे दो। राजेश के इतना कहते ही वो सभी लोगों के कपड़े बदल जाते हैं। हे जादुई झोपड़ी, मेरी सास पिछले काफी समय से बीमार है, कृपया करके मेरी सास को एकदम ठीक कर दीजिए। शांति के इतना बोलते ही अब उसकी सास भी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। ये सब देख वो लोग बहुत खुश होते हैं, मानो जैसे उनके जीवन की सारी खुशी उन्हें मिल गई हो और उनके सारे संकट हमेशा के लिए दूर चले गए हों। अब वो लोग अपनी जादुई झोपड़ी की मदद से अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करते हैं। झोपड़ी की मदद से राजेश अपनी एक दुकान खोलता है जिससे वो अपने परिवार का पेट पाल सके और गाय माता की कृपा से उनके काम में काफी तरक्की होती है। वहीं अब उनकी बेटी पिंकी भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ने जाने लगती है। फिर एक दिन जब हम बेघर हो गए थे तब हमें गाय माता का सहारा मिला और अब हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। लेकिन हमारी तरह ही कई ऐसे लोग हैं जो गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। उनके पास सर छुपाने के लिए छत नहीं है, इसलिए अब हम इस जादुई झोपड़ी की मदद से उन गरीब लोगों की मदद करेंगे और उनके जीवन की उन्हें खुशी देंगे। फिर वो लोग जादुई झोपड़ी की मदद से बाकी लोगों की भी मदद करते हैं जिससे कि वो एक खुशहाल जीवन जी सके और वो लोग अपने घर में पूरे परिवार सहित एक आनंददायक जीवन व्यतीत करने लगते हैं।